बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। MTH 102 की हम न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज लेक्चर नंबर 1 से 3 तक देखेंगे सेट्स एंड नंबरिंग सिस्टम्स को। तो सबसे पहले देख लें कि सेट्स हमारे पास क्या होते हैं। द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल बिगिनस विद द स्टडी ऑफ सेट्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ द नंबरिंग सिस्टम। कहते हैं कि हमारे पास मैथमेटिक्स की जो स्टडी थी वो स्टार्ट हुई थी सेट से और उनकी डेवलपमेंट से नंबरिंग सिस्टम की। तो सेट हमारे पास क्या होता है? सेट हमारे पास अनऑर्डर्ड कलेक्शंस होती है ऑब्जेक्ट्स की, यानी कि हमारे पास जो है, जो हम सेट्स बनाते हैं मैथमेटिक्स में, उनमें हम एलिमेंट्स को लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं, ठीक है, और फिर उनको अरेंज करते हैं हम, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज इन दी कलेक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। जो हम सेट में ऑब्जेक्ट्स ले रहे होते हैं उनको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब आपको मैं सेट की एक छोटी सी मिसाल दूं। अगर हम लेते हैं 1 से लेके 5 तक डिजिट्स और उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा के, कॉमास लगा के बंद कर देते हैं, उसमें जो है ना, आप 1 से लेके 5 तक जितनी भी वैल्यूज़ आई, 2 है, 3 है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये उसके एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है, सेट्स के एलिमेंट कहलाएंगे। एग्जाम्पल दी हुई है, द कलेक्शन ऑफ पर्सन लिविंग इन लाहौर इज़ अ सेट। यानी कि लोग जो कि लाहौर में रह रहे हैं ना, तो हम उसका एक सेट बना सकते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं ईच पर्सन लिविंग इन लाहौर इज़ एन एलिमेंट ऑफ दी सेट। कि अब आपने कहा कि लाहौर जो है उसमें जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे सेट में हैं। अब उसमें जो है ना, लाहौर में एक एक फ़र्द को अगर हम देखें तो वो जो है वो लाहौर वाले सेट का जो है ना वो एलिमेंट कहलाएंगे। होप सो आपको समझ आ रही होगी। फिर अ कलेक्शन ऑफ ऑल टाउन्स इन पंजाब प्रोविंस इज़ अ सेट। कि अगर हम जितने भी टाउन हैं पंजाब के सूबे में उनको हम बना लेते हैं सेट, इस लिहाज से जो हर टाउन होगा ना वो क्या होगा? पंजाब का एलिमेंट होगा, ठीक है। पंजाब जो था आपके पास, प्रोविंस था, वो सेट है ना, तो पंजाब वाले सेट का एलिमेंट होगा हर टाउन, ठीक है। इस तरह से आपको जो है ना वो सारी छोटे छोटे एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपने इनको देख लेना है, रीड कर लेना है बस, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास रोस्टर मेथड। क्या होता है? The roster method of specifying a set consists of surrounding the collections of elements with braces। जब आप सेट्स को, वैल्यूज़ को जो है ना वो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हो, ठीक है, और बीच में कॉमास लगाते हो, तो ये आपके पास रोस्टर मेथड बन जाता है, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया हुआ एग्जाम्पल के साथ कि अगर आप काउंटिंग करते हो 1 to 5 तो आप उसको इस तरह से लिखोगे, ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इस तरह से सेट बिल्डर नोटेशंस हैं, उनको हम किस तरह से लिखते हैं? इसके लिए हम लगाते हैं ब्रैकेट कर्ली और उसमें लिखते हैं वेरिएबल को, ठीक है, और फिर ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं सच डैट, और फिर बीच में डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे। कहते हैं जो वर्टिकल बार है उसको हम क्या पढ़ते हैं? सच डैट। ये बात मैंने भी आपको बताई थी। अब देखिए कि हमारे पास जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है। आपको एग्जांपल नज़र आ रही होगी, ये देखिए, ये जो एग्जांपल है ना, इसमें देखिए आप कि ब्रैकेट एक्स, ये एक्स आपके पास वेरिएबल है। कहते हैं सच डैट एक्स जो है आप वेरिएबल लेंगे वो छोटा होना चाहिए 6 से, लेसर है ना 6 से। तो इसका मतलब है कि आपने जो नंबर्स लेने हैं वो 6 से छोटे लेने हैं। एक्स जो है वो आप 6 से छोटे एलिमेंट्स पुट करोगे तो वो 1 से 5 होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएं आप क्या कहते हैं, अदर नोटेशन, इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, दिस we write it as x element a, x is not element a means x is not an element of a। ब्रैकेट से आपको जो ना वो सिंबल से बताया हुआ है कि x जो है ना वो एलिमेंट होगा a का अगर वो a वाले सेट में पाया जाएगा। अगर नहीं तो आप लिख देंगे x एलिमेंट के ऊपर आप जो है ना वो नॉट का साइन लगा देंगे, कट कर देंगे, बता देंगे कि ये सेट एलिमेंट नहीं है सेट का। फिर आ जाता है आपके पास एम्प्टी सेट कौन से होते हैं। ऐसे आपके पास अगर सेट हो जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो आपके पास एम्प्टी सेट्स होते हैं, ठीक है। और आप उसको नल सेट भी कहते हो। और हम इसको कैसे सिंबलाइज करते हैं? हम इसको सिंबलाइज करते होते हैं ये जो सिंबल है ना फाई का, उसके साथ। फिर आपके पास आ जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपके पास
ऐसा सेट होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट जो होता है ना, वो आप उसको सिंबल यू से जो है ना वो करवाते हो, डिनोट करवाते हैं कि सिंबल यू से हम डिनोट कर रहे हैं। और यूनिवर्सल सेट में ऑल थिंग्स होती हैं जो कि पर्टिनेंट होती हैं डिस्कशन के लिए। एग्जाम्पल है आपके पास, व्हेन वी डीलिंग विद द स्टूडेंट इनरोल्ड वर्चुअल यूनिवर्सिटी। सेट आपके पास क्या होगा, अगर आप स्टूडेंट्स को इनरोल कर रहे हो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, तो यू आपके पास आ जाएगा ऑल स्टूडेंट्स एट द वर्चुअल यूनिवर्सिटी। यानी मैंने कहा था ना आपको कि यूनिवर्सल सेट ऐसा होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब उसी में से अब जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है वो आपके पास हो गया यूनिवर्सल सेट। अब आप कोई से 3 सेट ले रहे हो, ए लिया ऑल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसमें, बी में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स और सी में सेकंड ईयर। अब यूनिवर्सिटी में ये सारे के सारे स्टूडेंट्स पाए जाते हैं, ये सारे के सारे इसके एलिमेंट्स हैं। और ये हमें तीनों बता रहे हैं कि ये तीनों सेट्स जो है ना वो यू वाले ग्रेटर वाले सेट में पाए जाते हैं। फिर आता है सबसेट। सबसेट आपके पास एक ऐसा सेट होता है जो कि आपके पास लेट कर लें कि 2 सेट हैं। एक आपके पास सेट है, उसमें जो है ना कोई वैल्यू ऐसी है जो किसी दूसरे सेट में भी पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ना जो आई है हमारे पास, ये बड़े वाले सेट से हमने डिराइव की है। अब आप इसको समझिए, द सेट ए इज सबसेट if B the of the set B denoted A subset B if every element of A is an element of B। यानी कि मिसाल के तौर पे आप देखें कि A में ना 1 से लेके 4 तक पड़ी हुई हैं वैल्यूज़, 1 2 3 4। और B में क्या है, B में पड़ा हुआ है 1 2 3। अब देखिए ए में ज़्यादा वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, बी में भी पड़ी हैं, लेकिन बी में बस 3 पहली वैल्यूज़ पड़ी हैं और वो वाली पहली 3 वैल्यूज़ ही सेट ए में पाई जाती हैं। तो इसका मतलब है कि जो बी वाला सेट है ना वो सबसेट है ए वाले का। वो सब आपको समझ आ गई होगी। फिर कहा हुआ है कि आपके पास प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन्स एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए देन ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसका ये मतलब है कि आपके पास ए जो है ना वो सबसेट बी का कब होगा कि बी में ऐसी वैल्यूज़ है जो कि ए में मौजूद नहीं है। जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी ना, अगर आप ए जो है 1 से लेके 4 तक लिख लेते हैं और जो बी की वैल्यू है वो 1 2 3 आपने रखी। अब आप देखें तो बी में आपके पास सिर्फ 3 है, लेकिन ए में आपके पास 4 भी मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास प्रॉपर सबसेट भी होगा। फिर आपको कहते हैं इफ़ ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी वी राइट ए। सबसेट के ऊपर आप कट लगा दें भाई, डिलीट कर दें, टू बी डेजिनेट दैट रिलेशनशिप। भाई बताया वैसे सिंबल कैसे हम जो है ना डिनोट करते हैं कि ये सबसेट है सबसेट नहीं है। इक्वल क्या कहता है, इक्वल कहता है आपके पास कि आपके पास ए सबसेट है बी का तो बी भी सबसेट ए का है, तो ये आपके पास इक्वल रिलेशन है। इक्वल में क्या होता है, जितनी वैल्यूज ए में पाई जाती हैं उतनी ही बी में पाई जाएंगी, तो आपके पास सेट क्या होगा, आपके पास सेट इक्वल होता है। इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन हम पढ़ते आए हैं शुरू से। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि आपके पास जो 2 सेट्स पड़े होंगे उन दोनों सेट्स को आप कह देते हो कि ये आपके पास ए और बी 2 सेट हैं। उसका साइन आप क्या लगाते हो, ए की तरह, लेकिन बीच में आप जो है ना वो लाइन नहीं लगाते। और ये क्या करता है इंटरसेक्शन, जो 2 सेट्स हैं उनमें जो सेम वैल्यूज़ है ना हम सिर्फ उनको राइट करते हैं इंटरसेक्शन में। ठीक है, एग्जाम्पल भी दी हुई है इन्होंने, देखे हैं ए में 3 4 6 8 है और बी में 1 2 3 5 6 है। तो इंटरसेक्शन में हम इन दोनों में जो सेम वैल्यूज़ हैं वो थी 3 और 6, हमने वो राइट कर दी ए इंटरसेक्शन बी में। जबकि यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में आपके पास जो 2 सेट्स होते हैं आप उसको ए यू बी लिखते हो। ठीक है, और इनमें आप जो 2 सेट्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को अरेंज करके और मिला के तरतीब के साथ लिखते हो, सीक्वेंस के साथ। ए में था 3 4 6 और बी में था 1 2 3 5 6। हम अरेंज करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आते हैं कमोटेटिव ऑपरेशन। क्या कहता है, कमोटेटिव कहता है अगर ए यूनियन बी है तो वो इक्वल होना चाहिए बी यूनियन ए के। यानी कि अगर आप सेट्स की पोजीशन को चेंज करते हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर्स वही आएंगे। अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो उसका आंसर बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। एसोसिएटिव है तो एसोसिएटिव में क्या कहते हैं, आपके पास
एसोसिएटिव कहता है कि आपके पास सेट्स जो है ना वो रिलेट कर रहे हैं, जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो पहले ए यूनियन बी के साथ आप जो है ना वो ब्रैकेट लगाएं और फिर बाद में बी यूनियन सी के साथ, आंसर सेम आएंगे इनके, इंटरसेक्शन के साथ हो या यूनियन के साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखें लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी, तो आपने ए इंटरसेक्शन को बी के साथ लैदा लिख लेना है, बीच में यू का साइन लगाएं और फिर ए इंटरसेक्शन को सी के साथ, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन ही करते सिंपल उसी प्रोसेस के साथ आपने कर देना बस। फिर आपको कुछ बताई हुई हैं एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन और यूनियन की। अगर हम ए का यूनियन लेते हैं किसी खाली एलिमेंट के साथ तो वो हमें ए ही आंसर निकाल के देगा, ए वाला सेट आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप जो है ना वो बी वाली वैल्यू लेते हैं तो क्या होगा कि सॉरी बी नहीं ए इंटरसेक्शन लेते हैं आप खाली वैल्यू के साथ, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो चीज़ जो दोनों में सेम है। तो इंटरसेक्शन में दोनों में कोई भी ए और खाली सेट में कुछ सेम नहीं होगा तो वो खाली सेट ही आ जाएगा। ए का यूनियन ए से लें तो ए ही आएगा और ए का इंटरसेक्शन ए से लें तो वो भी ए होगा। ये आपने बस ज़हन में रखनी है बातें छोटी छोटी। फिर आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपके ऐसे नंबर्स होते हैं काउंटिंग के जो 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं और सो ऑन होते हैं, चलते ही जा रहे होते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं वो आपके पास होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर, यानी कि सेंटर में ज़ीरो, ज़ीरो से 1 2 3 सो ऑन, और नेगेटिव वाली साइड पे भी, यानी कि जितने भी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में पुट कर सकते हो। रैशनल में भी दो तरह के नंबर होते हैं, एक होते हैं रिपीटिंग डेसिमल जिसमें बार बार जो है ना वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ रिपीट हो रही होती हैं, और जो है ना एक होते हैं आपके पास जिसको हम रिपीटिंग होते हैं वो टर्मिनल डेसिमल्स भी कहते हैं या फ्रैक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। और एक होते हैं इंटीजर्स जो कि आपके पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो क्यू जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, वो आपके पास खाली 1 भी हो सकता है ओवर में, ठीक है। यानी कि आपके पास सिंगल आंसर आ सकता है। जैसे आपके पास 1/5 है वो रैशनल है, अब 5/1 लिखते हैं तो 5 के नीचे 1 नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन ये आपके पास रैशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर्स आपके पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि आप पी ओवर क्यू के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको वो कभी भी बटे में आंसर नहीं देता इरेशनल नंबर। इन्होंने एग्जांपल दी है 3.4545, ये पैटर्न है लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। ये देखिए अगर आप ध्यान से 4 5 है, फिर 4 5 5 है, फिर 4 5 5 है, तो ये रिपीटिंग नहीं है। फिर आपके पास स्क्वायर रूट जो है ना वो 2 और पाई या ई, ये तीनों इरेशनल है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, और इस तरह की जो है ना वो पेपर में ऑब्जेक्टिव देते हैं कि आपके पास स्क्वायर रूट 2 वो इरेशनल है या रैशनल है, या फिर आपके पास पाई की वैल्यू जो होती है या एक्सपोनेंट की वो इरेशनल है या इरेशनल, तो आपने बताना कि ये तीनों इरेशनल है। रियल नंबर्स आपके पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो जिसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे इंटीजर्स, जितने भी आपके पास जो है ना वो नंबर्स है ना वो सारे के सारे पाए जाते हैं, तो ये आपके पास होते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जितने भी आपके पास डिजिट्स होते हैं वो नेगेटिव हों, पॉजिटिव हों, वो इंटीजर्स हों, वो नेचुरल नंबर्स हों, होल नंबर्स हों, ये सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। कार्डिनैलिटी देख लें, डेफिनेशन आपके पास है। कार्डिनैलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अ सेट हैज़ अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कार्डिनैलिटी में आपके पास जो है ना सेट ऐसा होता है जो कि फाइनाइट होता है और उसमें नंबर्स आप काउंट कर सकते हो, और एक होता है इनफाइनाइट जो आप काउंट नहीं कर सकते। कार्डिनैलिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो मॉड के साइन के साथ, ठीक है, कि ए के साइड पे आपने दोनों साइड पे लाइंस लगानी है सीधी, जिसको हम मॉड पढ़ते हैं, कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। उसके बाद जो है ना इम्पॉर्टेंट आ जाए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे जो है ना ये सिंबल लिखा हुआ है √-1, तो ये आपके पास जो है ना वो सिंबल इन्वर्टेड होता है और इसको हम इमेजिनरी यूनिट भी कहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास अंडरवुड में माइनस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर माइनस आ जाता है तो आपका अनडिफाइंड हो जाता है ना आंसर, तो हम -1 को जो है ना वो इमेजिनरी कंसीडर कर देते हैं और इसके लिए हम अयोटा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिस आपके पास यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास होता है जिसको हम जिसमें 2 पार्ट होते हैं, जिसमें एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। आपको नज़र आ रहा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में a + b अयोटा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें a रियल है
वो कोई भी नंबर हो सकता है, जबकि जिसके साथ अयोटा आ जाए ना वो इमेजिनरी पार्ट होता है। एग्जाम्पल दी हुई है 2 माइनस 4 अयोटा, तो 2 आपके पास क्या है, रियल नंबर है, और 4 अयोटा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इस तरह से -3 आपके पास जो है वो रियल नंबर है और 5 अयोटा इमेजिनरी पार्ट है। यही बात जो है ना इन्होंने आपको प्लेन के ऊपर बताई हुई है। रिकॉल दैट रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ लाइन, रियल नंबर्स को लाइन पर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, आपके पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अब आपके पास यहाँ पे जो है ना वो पी की 2 वैल्यूज़ आ रही है पॉइंट की, ए जो है वो एक्स एक्सिस पे है और बी जो है ना वो वाई एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस के ऊपर आपके रियल वैल्यूज़ हैं, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ जो आती हैं ना, तो वो आपके पास हो जाएंगी इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यही बात बताया हुआ इन्होंने। अ कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ अ रिप्रेजेंटेशन इन अ प्लेन, फिर आपके पास एक्स एक्सिस पे रियल नंबर्स आ रहे हैं और वाई पे इमेजिनरी नंबर्स आ रहे हैं। आप इसको पुट कर सकते हो ए प्लस बी एयोटा की फॉर्म में। ठीक है, फिर आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की। अब आपके पास दो इमेजिनरी नंबर्स हैं, ए प्लस बी एयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी, और सी प्लस डी एयोटा। तो जब आप इनको जमा करोगे तो सिंपल बीच में प्लस लगा के ए प्लस सी को और बी प्लस डी, आपने इमेजिनरी वाली जो पार्ट है ना एयोटा वाली वैल्यूज़ को आप एक साथ लिख लें और सिंपल रियल वैल्यूज़ को एक साथ लिख लें। फिर जो बी और डी था उसमें एयोटा आ रहा था उसको आप कॉमन निकाल लें। तो आप इस तरह से जो है ना वो एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे कि अब माइनस है दरमियान में, माइनस को सी के साथ और डी एयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें। फिर उसके बाद आप जो है ना वो रियल नंबर्स को इकट्ठा लिख लें और इमेजिनरी वाले को एक साथ लिख लें। तो ये बड़े आसान से सवाल हैं, पेपर में अगर आ भी जाएँ तो मुश्किल नहीं है। फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल कहता है। मल्टीप्लिकेशन भाई आपने मल्टीप्लाई करना है ए को पहले सी और डी एयोटा के साथ, और फिर बी एयोटा को आपने सी और डी के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और एयोटा वाली वैल्यूज़ को आपने कॉमन निकाल के साइड पे लिख लेना है और दूसरी वैल्यूज़ जो रियल वाली हैं वो एक साथ लिख लेनी है। फिर इन्होंने ये इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है कि एयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो आपने ये बात नहीं भूलनी कि एयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। अब दो वैल्यूज़ हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 माइनस 4 अयोटा और 3 प्लस 5 अयोटा। तो पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपने, फिर 2 को 5 अयोटा से, फिर -4 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया और -4 अयोटा को +5 अयोटा से। ठीक है, मल्टीप्लाई किया जब आपने, 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा आपके पास और 2 5 ज़ार 10 अयोटा। फिर 4 3 ज़ार -12 अयोटा और -4 5 ज़ार 20 अयोटा, और अयोटा जो था वो अयोटा की स्क्वायर बन जाएगा। अब आपने यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देना है और फिर आपने क्या करना है, 21 ज़ा 20 पॉजिटिव हो जाएगा 20, उस 20 में आपने 6 को जमा कर दिया तो 26 आ गया और 2 अयोटा 7 आ गया। ठीक है, फिर आपको कुछ कॉन्जुगेट की वैल्यूज़ बताई हुई हैं। कॉन्जुगेट में क्या होता है, ए प्लस एयोटा बी लिखा हुआ है ना, तो आपने सिंपल जो एयोटा वाली वैल्यू होती है ना उसका साइन चेंज करना होता है। यहाँ पे ए प्लस एयोटा बी था, तो एयोटा के साथ आपके पास प्लस था शुरू में, तो आपने प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कॉन्जुगेट बन जाता है। तो आप उसको बार से भी रिप्रेजेंट करते होते हो और स्टैटिक से भी रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास देखिए प्रॉपर्टीज़ में क्या कह रहे हैं, आपके पास कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले लें आप, तो वो आपके पास वैल्यू के इक्वल आ जाता है, जो कि सिंपल वैल्यू होती है। ठीक है, जो थी, जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसी के इक्वल आ जाता है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यू को कॉन्जुगेट के साथ उसके, तो आपके पास रियल वैल्यू आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप जमा करते हो तो 2a आएगा, रियल वैल्यू आएगी, और अगर माइनस आएगा तो 2 एयोटा बी। तो आप इसको सिंपल सॉल्व भी करके देख सकते हो कि आप जी की वैल्यू जो है ना ए प्लस एयोटा बी रख लें और जी कॉन्जुगेट ए माइनस एयोटा बी। अब इनको आप मल्टीप्लाई भी प्लस और जो है ना वो माइनस वगैरह करके देख लें, देखेंगे कि जो बता रहे हैं ना कंडीशन वही आएंगी आपके पास। फिर आ जाती है आपके पास डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपके पास ए प्लस बी ए होता है और सी प्लस डी ए होता है। तो आपने क्या करना है, डिवीजन करनी है। तो जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है ना, जैसे यहाँ पे ए प्लस एयोटा बी डिवाइडेड बाय सी प्लस एयोटा डी, तो आपने जो डिनोमिनेटर है इससे मल्टीप्लाई कर देना है। जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। सी प्लस एयोटा डी एयोटा था, तो आपने सी माइनस डी एयोटा को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। फिर आपके पास नीचे जो है ना वो फार्मूला आपके पास होता है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, वो वाला फार्मूला आपके पास बंद होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो नीचे वाली पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर आ जाता होता है। ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं।
यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे 3 प्लस, ये वाली एग्जाम्पल जो है ना ये मैं आपको भी करवाने लगी हूँ, 3 प्लस एयोटा आई और नीचे है -1 -2 आई एयोटा, ठीक है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना डिनोमिनेटर से, यानी कि -1 सिर्फ साइन चेंज करके ना, वैल्यू का बीच वाला माइनस है तो प्लस कर देना, -1 + 2 एयोटा डिवाइडेड बाय -1 + 2 एयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली जो है ना वो आपस में, ठीक है। तो नीचे अगर आप देखें तो इनको मल्टीप्लाई कर लें या फिर पहली वाली का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली का स्क्वायर कर लें। तो नीचे आपके पास बनेगा 1 -4 -1, इसको आप करें तो 1 + 4 = 5 आ जाएगा। ऊपर भी आपने मल्टीप्लिकेशन अप्लाई की तो फाइनल आंसर आपके पास -5 माइनस एयोटा आ जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉडुलस हम किसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको दिया हो, देखिए लिखा हुआ ना जी मॉडुलस इक्वल्स टू √a² + b², आपने इस फार्मूले को याद रखना है। मॉडुलस में पहली वाली का स्क्वायर वैल्यू का और दूसरी वाली का स्क्वायर होता है। इसी तरह से आपके पास जी की वैल्यू अगर -2 + 5 एयोटा आ जाता है तो आपने पहली वाली वैल्यू -2 रखनी है, प्लस दूसरी वैल्यू 5 है उसका स्क्वायर ले लेना है। तो आपके पास आ जाएगा 4 + 25 जो कि √29 के इक्वल है। तो ये आपके पास 2 नंबर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट है और ये आपके पास आ सकता है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं भी कन्फ्यूजन है आप तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।